हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में बेसिकली जानेंगे कि सेल होता क्या है, सेल डिवीजन कैसे होता है और वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सेल एंड उसके स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे कि सेल होता क्या है। तो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि जैसे एक घर कई सारे ईंटों से मिलके बना होता है, उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर भी कई सारे सेल्स के मिलके बना होता है। इस हिसाब से समझे तो सेल क्या कर रहा है, कई सारे सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बना रहे हैं, फिर कई सारे टिश्यूज मिलके आपस में ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा फेनोमेनन रहता है। तो इसी वजह से हम लोग सेल को क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोल रहे हैं। अगर डिस्कवरी की बात पे आ जाए तो सेल को खोजा किसने था? फर्स्ट टाइम जो है रॉबर्ट हुक ने 6065 में सेल को ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा कि कई सारे डेड सेल से मिलके कॉक जो है बना है। तो इस तरह पहली बार रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था और बाद में जाके लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था एंटन वॉन लुइनहॉक ने। अगर सेल थ्योरी की बात आ जाए तो सेल थ्योरी क्या कहता है, तो 1838 में दो साइंटिस्ट है, पहला है स्वीडन और दूसरा है स्वान। ये दोनों ने अपना एक सेल थ्योरी प्रपोज किया था, जो कि कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से मिलके बने हैं। एक नया सेल जो है पहले मौजूद सेल से ही डेराइव होता है, वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है और जितने भी सेल हैं सबके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जरूरी नहीं है कि एक समान ही हो। तो ये रहा सेल थ्योरी। अगर सेल के साइज एंड शेप की अगर बात कर ले तो वेरियस टाइप के साइज एंड शेप हमको देखने को मिलता है। कुछ सेल जो है ओवल है, स्पिंडल शेप के होते हैं, तो कुछ स्पेरिकल भी है। अगर साइज देखे तो सेल के जो साइज का जो रेंज होता है वो 5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक होता है। बैक्टीरियल सेल अगर एग्जांपल देखे तो स्मॉलेस्ट सेल के कैटेगरी में आता है। जो नर्व सेल है वो एक लॉन्गेस्ट सेल के कैटेगरी में आता है। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है। अगर नंबर की बात कर ले, एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद सेल के नंबर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा गया है, पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल मिलता है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। तो सिंगल सेल का अगर एग्जांपल देख ले, जैसे आता है एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे एग्जांपल रहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। मल्टीसेलुलर की बात करें तो वहीं पे ऑर्गेनिज्म जो है कई सारे सेल के साथ मिलके बने होते हैं और हर एक सेल जो है अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जांपल की बात कर ले तो आता है तुम्हारा एनिमल्स हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा। तो ये सारे होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर स्ट्रक्चर पे चला है तो बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है, हमको एक आउटर कवरिंग देखने को मिलता है और उस आउटर कवरिंग के भीतर मौजूद साइटोप्लाज्म हमको देखने को मिलता है, जिसमें साइटोप्लाज्म में फिर अगेन हमको न्यूक्लियस एंड वेरियस ऑर्गेनाइल्स देखने को मिलता है। अगर कवरिंग की बात कर ले तो सेल में दो टाइप के कवरिंग देखने को मिलता है, एक है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर बात कर ले तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक लिविंग थीन आउटर कवरिंग होता है, जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल में मौजूद होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बेसिकली क्या करता है, सेल को अपने सराउंडिंग से सेपरेट करके रखता है, साथ साथ में प्रोटेक्शन का काम करता है और ये सेल को एक डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करता है। साथ साथ में जो नेचर देखे तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर सिलेक्टिव परमिएबल होता है। मतलब ये कुछ गिने चुने मटेरियल्स को ही एक्सचेंज करता है, बाकी अदर अननेसेसरी चीजों को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। और वहीं दूसरा कवरिंग होता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है एक हार्ड, डेड, रिजिड आउटर कवरिंग होता है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है। सेल वॉल जो है बेसिकली सेलुलोज से मिलके बना होता है
और ये भी प्लांट सेल को क्या शेप दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और साथ में रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर साइटोप्लाज्म पे चला है तो आउटर कवरिंग के भीतर सेल में मौजूद एक लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस जो मौजूद होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है जिसके रोल अलग अलग होते हैं। ऑर्गेनेली की अगर बात कर ले तो ऑर्गेनेली क्या है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े मिलते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेली देखने को मिलता है। तो बारी बारी से देखें तो सबसे पहला आता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, मतलब जिसमें दो मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन आगे जाके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी में छोटे छोटे टेनिस रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं F1 पार्टिकल्स, जो कि अहम रोल प्ले करता है किसमें, एटीपी सिंथेसिस में। एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी करेंसी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो एस की माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कह रहे हैं। वहीं राइबोसोम की बात कर ले तो राइबोसोम एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉर्मली साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और साथ साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी मिलता है। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। और वहीं प्लास्टिड की अगर बात कर ले तो प्लास्टिड क्या है, तुम्हारा डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। ये भी 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है जो कि अगेन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट अगेन फैट स्टोरेज एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्टोरेज का रोल प्ले करता है। अगर गोल्गी बॉडी की बात कर ले तो गोल्गी बॉडी बेसिकली क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका रोल जो है सिक्रीशन में होता है, जैसे कि एग्जाइम, हार्मोन, वेरियस टाइप ऑफ सिक्रीशन का रोल कौन, गोल्गी बॉडी परफॉर्म कर रहा है। साथ में अगर एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम की बात करें तो ये क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि जनरली न्यूक्लियस से एसोसिएटेड ही होता है। अगर इसके साथ राइबोसोम एसोसिएटेड है तो इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम नहीं है तो ऐसे को कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम वाले प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और विदाउट राइबोसोम वाले फैट सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सेंट्रोसोम की अगर बात कर ले तो सेंट्रोसोम जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसका मेन रोल जो है वो सेल डिवीजन में होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही मौजूद होता है। लाइसोसोम की अगर बात कर ले तो इसको हम लोग कॉमनली सुसाइडल बैग बोलते हैं। लाइसोसोम के अंदर वेरियस काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। ये एंजाइम इतना पावरफुल होता है कि ये खुद के ही सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। और अगर वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मैच्योर प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या है, एक स्पेस ऑक्युपाइड करके रखता है जिसमें प्लांट जो है फूड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और वेस्ट स्टोरेज का काम करता है। एनिमल सेल में वैक्यूल जो है काफी छोटे होते हैं कंपेयर टू प्लांट, और जिनका जो रोल होता है वेस्ट रिमूवल में जनरली वैक्यूल का रोल देखने को मिलता है। अगर उसके बाद बात कर ले न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या है, एक स्पेरिकल शेप्ड बॉडी है जिसको कंट्रोल सेंटर माना जाता है सेल का। अगर ह्यूमन बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है तो उसी तरह एक सेल को कंट्रोल कौन, न्यूक्लियस कर रहा है, इसीलिए न्यूक्लियस को कई बार ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के पास भी अपना खुद का एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर एक लिक्विड मिलता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर एक स्मॉल डेंस स्पेरिकल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कह रहे हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में वेरियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बेसिकली आगे जाके जब सेल डिवाइड होता है तब ये और कंडेंस होके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ये क्रोमोसोम जो है डीएनए से मिलके बना होता है जो कि हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सेल डिवीजन में बेसिकली सेल क्या कर रहा है, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है थ्रू डीएनए। और एक चीज याद रखेंगे कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म
दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो जनरली ये कई बार पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक, सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। तो आशा करता हूँ कि आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।